हेलो फ्रेंड्स, मेरा रवि प्रताप सिंह स्वागत है आपका संकल्प इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पे। और सब यहाँ पे हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे आपके इतिहास में बात करते थे भीमबेटका की गुफाओं, है ना। हमने आपको बताया था भीमबेटका की गुफाएं भारत में जो है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से मानव के जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। मानव द्वारा जो पेंटिंग की गई, चित्रकारी की गई, उसके भी साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका की गुफाओं। ये जो है आपके भोपाल में 45 किलोमीटर पश्चिम की ओर जब आप आते हो तो वहां पे भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पे पश्चिम दिशा की ओर स्थित है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए। भीमबेटका से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। From Bhimbetka caves, the ancient evidence of the paintings were found. यहाँ से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि भीमबेटका की गुफाओं से जो प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो इतिहास के किस काल से संबंधित है या किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है, तो आप बताओगे कौन से ऐतिहासिक काल से? बताइए। प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है, लेकिन कौन सा काल है? मध्य पाषाण काल। या नोट कर लीजिए, जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है which are relevant to Mesolithic period, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से पश्चिम में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। हम भी गए मैंने ये तो पढ़ा, मैंने कहा मैं भी गया हूँ उसी का। तो बिरसा भी पास पड़ता है, बिरसा भी अपना एक ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से मानव के शरण स्थल के साक्ष्य मिला। शरण स्थल मतलब मानव ने यहाँ पे, हो सकता है कि किसी जमाने में प्राग ऐतिहासिक काल में मानव यहाँ पे कुछ समय रुका हो या उसने अपना निवास बनाया हो, ठीक है। तो यहाँ से मानव के शरण स्थल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। शरण मतलब कहीं से आया हो मानव, बरसात हो गई तो वो गुफाओं में घुस गया हो, उसने यहाँ पे कुछ समय व्यतीत किया हो, इसलिए उसको शरण स्थल बोला जाता है। यहाँ पर मानव के शरण स्थल मतलब लाइवलीहुड या लिविंग प्लेस, ठीक है। शरण स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में या विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, ठीक है। The caves of Bhimbetka were included in the list of World Heritage Site by the UNESCO. यूनेस्को द्वारा भीमबेटका की गुफाओं को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड
नेशन, फॉर एजुकेशनल, फॉर एजुकेशन और एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फॉर एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ठीक है, सब हुक्म है। दुनिया में साइंस है या साइंटिफिक है? साइंटिफिक, साइंस अगर आपने साइंस में टिक कर दिया, ठीक है। साइंस में होती साइंटिफिक कहाँ से होगा? उत्पत्ति में साइंस थी ना, और साइंटिफिक लग गया तो एक एडजेक्टिव हो गया। अगर इसमें एग्जाम पढ़ी हो साइंस, जिसमें लास्ट वर्ड में एल या आईसी या एलवाई लग जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। साइंटिफिक, कल्चरल, एडजेक्टिव मतलब विशेष, ठीक है, क्लियर। तो ये यूनेस्को द्वारा विभिन्नता को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। इन गुफाओं में जीवन के विधि, इन गुफाओं में जीवन के विधि, सॉरी विधि नहीं, जीवन के विविध रंगों, जीवन के विविध रंगों एवं पेंटिंग के रूप में दर्शाया गया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों एवं पेंटिंग के रूप में दर्शाया गया है। मतलब इन गुफाओं में जो पेंटिंग की गई है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर से और डिफरेंट कलर्स का यूज किया गया उस पेंटिंग में, ठीक है। मतलब इसमें जो भी हम दिनचर्या में कलर का यूज करते हैं, जैसे आप दीपावली आती है तो घरों की छत पे कौन सा कलर होगा, दीवारों पे क्या होगा, तो भी उसका एक अपना एक महत्व होता है, हर कलर का अपना महत्व होता है, ठीक है। आपने देखा ज्योतिष ऐसा मानता है कि व्यक्ति को ऐसे कपड़े, ऐसे कलर पहनना चाहिए जो उसके लिए राशि में सूट हो। आप तो पढ़ते हो ना, बड़े भाग का वो आता है ना, आता है ना, आपके सैनिक पांडे आते हैं जो सरदार बताते हैं, है ना, सैनिक पांडे तो नाम है ना, उस पर आते हैं, अच्छे से न्यूज पे आते हैं उसका, हाँ, वो बहुत बड़े ज्योतिषकार है, वो बताते हैं कि तुला की ये है, मैं जैसे अपनी तुला हो तो अपना अलग है, यानी कि तो कपड़ों का भी हमारा कलर का भी यहाँ पे पेंटिंग जो करते थे वो विभिन्न प्रकार के रंगों का पेंटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। जिनमें अब देखो कौन कौन से जानवरों की चित्रकारी इन्होंने की है गुफाओं पर, जिनमें हाथी, सांभर, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि जानवरों के चित्र मिलते हैं, ठीक है। अगर आप भीमबेटका की गुफाओं में किन किन जानवरों के चित्रकार मिलते हैं, ठीक है, किन किन जानवरों के रंग मिलते हैं तो आप बताओगे, हाथी, सांभर और हिरण, मतलब ये तीन जानवरों के चित्र को जानवर होता है, हिरण की एक प्रजाति, हिरण के लंबे सींग होते हैं, छोटे रहते हैं, सांभर, ठीक है, जंगलों में दिखा चलिए ठीक है। कौन कौन से ऐसे हैं, सांभर, हिरण और हाथी, इनके जो है चित्र देखने को मिलते हैं। इस काल के लोगों ने किन किन कलर का सबसे ज्यादा यूज किया है, याद रखिए। अगर पूरा पूछा भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी हुई है, उसमें किन किन रंगों का प्रयोग हुआ है, तो इस काल के लोगों ने गहरे लाल, हरे, गहरे लाल, हरे, तथा पीले रंगों का प्रयोग किया है। इस काल के लोगों ने गहरे लाल, डार्क रेड, हरे, ग्रीन और पीले रंगों का प्रयोग किया है, पीले रंगों का प्रयोग किया है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये मध्य पाषाण काल कंप्लीट। भीमबेटका से कैसा भी क्वेश्चन आता है, कितना भी घुमा फिरा के पूछ दिया जाए, आप अपना कंप्लीट कर, बस आपको घर होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए आपका, ठीक है। भीमबेटका के बारे में पूरा डिटेल्स बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भीमबेटका की। अभी नौ पाषाण काल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इसके बाद है ना, कितना होगा क्लियर, 10 मिनट। चलिए इसका करंट पे बात करते हैं। अच्छा, और दूसरा था जो ये कलर का यूज किया गया, तो कच्चे कलर थे या पक्के कलर थे?
ये कलर यूज नहीं किया गया। नहीं, जो कलर यूज किए गए जैसे लाल हरा पीला कलर यूज किया गया, पक्के कलर अभी तक है वो कलर, अभी तक है। हाँ पक्के है, अभी तक है। लेकिन उस समय कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो पक्के टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी थी कलर वो कहाँ से हम बता रहे हैं लिए गए? हम बता रहे हैं टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी। मतलब आपने देखा होगा सभ्यताएं क्या होती है, सभ्यता एक बताती है आपको कि जैसे मतलब सपोज हम जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तो उसके पहले दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में जैसे मेसोपोटामिया की है ना, या आपके अन्य देशों की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई या ईरान की सभ्यता हुई, इनको जो है एक तरह से प्राचीन सभ्यता के रूप में माना जाता था, ठीक है। लेकिन जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हुई या उसको खोजा गया तो यह अनुमान लगाया गया कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता यही है जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा बताया कि मानव द्वारा जो भी चीजें उसने प्रयोग की वो बहुत प्राचीन थी और जो आज के दौर में हो रहा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, डेवलप और पूरी शहरी सभ्यता थी। मतलब जितनी अच्छी तरह से आज हम अपने शहरों में रहते हैं, जितने अच्छे मकान आज की पद्धति की मिलते हैं उतने पहले सिंधु घाटी सभ्यता को बना के रहकर चले गए। तो जैसे मानव पृथ्वी पे आया तो धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने आप में परिवर्तन किया। क्या किया? परिवर्तन किया। जैसे आपने देखा होगा निम्न प्रापाषाण काल में मानव पूरा क्वार्टजाइट का आधार था। क्वार्टजाइट का जब उसको ज्ञान हुआ तो धीरे धीरे उसने किया क्वार्टजाइट तो बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता है क्योंकि आप पत्थरों पर जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, इतनी मेहनत करनी पड़ती था और क्वार्टजाइट मिलेगा। तो जब आपका मध्य प्रापाषाण काल आया तो वो पहाड़ों की जगह उसने नई टेक्नोलॉजी तो कच्चे माल के औजार बनाएंगे। कच्चे माल में जैसे चार्ट खोज लिया तो उसको धीरे धीरे क्या किया, अपनी सरलता के लिए इजी वे के लिए क्या किया उसने टेक्निक अच्छी कर ली हो, इजी वो कम समय में तैयार हो जाता। फिर आपको आया किसमें उच्च प्रापाषाण काल। उच्च प्रापाषाण काल क्या किया उसने कि हम अब इससे मतलब कच्चे माल के औजार बनाएंगे तो उसमें भी हमें समय टाइम देना पड़ता, बाहर निकलना पड़ता, बहुत ढूंढना पड़ता। तो उसने क्या किया अपने सराउंडर देखो तो उसने सराउंडर देखा जो हड्डी पड़ी तो हड्डी भी सुना उसने तो कि हाथी के दांत में उसको ठोस होते इसके कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं है इसको। सर मानव कपड़े तो पहनता नहीं था, मध्य भाषा में पहनने लगा, मध्य भाषा में पहनने हाँ जहाँ पे जब रहने लगा पहनने लगा। हाँ नहीं वो तो अर्ली मैन में नहीं पहनता था, जो एकदम स्टार्टिंग थी मतलब आपकी प्रागैतिहासिक काल है जो दिन प्राप्त उसमें नहीं पहनता था। कपड़ों के साक्ष्य कहीं मिले, कपड़ों के साक्ष्य कहीं आप देखोगे कि नवपाषाण आने से मध्य भाषा में पहनना शुरू कर देता। मध्य भाषा में ये तो मध्य भाषा काल की भी बात चल रही है। हाँ तो जैसे जो कलर थे जैसे वही बता रहा है कलर में उसने जो है अपनी सुविधा के अनुसार कलर को भी इससे खोज लिया। उसने जो है ग्योरी का प्रयोग करने लगा। जैसे आप पहले गांव में जब गोबर लीपते थे, आप शायद गांव में करते हो, पहले दीपावली की जब पुताई होती थी तो केमिकल वाले रंग नहीं आते थे, पहले ग्योरी आती थी और ग्योरी कुछ पत्थरों से निकल के आती, प्राकृतिक संसाधन खनिज है। तो ग्योरी को अगर आप जैसे आप गोबर जब फेरते थे हम लोग दीवार पे माताएं बहने गाँव में, लेकिन वो कच्चा ही रहता है, कच्चा ही होता है ना, कच्चा ही रहता है। अब कच्चा रहता है। लेकिन ग्योरी जब गोबर को फेरोगे तो हरा कलर होता है उसका, लेकिन उस गोबर में ग्योरी का रंग डाल देते थे तो कलर थोड़ा रेड होता है। तो इसीलिए उन्होंने जैसे ग्योरी हुआ, बहुत से ऐसे संसाधन जो कलर को ऐसे कलर से मजबूत अगर एक बार उपयोग तो दीवार पर ऐसे बन जाएंगे। तो इसीलिए डार्क कलर, डार्क रेड, ग्रीन और येलो, और यही प्राकृतिक कलर माना जाता है। अगर आप इस कलर में जाओ 19वीं सदी के स्टार्टिंग में जैसे अंग्रेज जो खेती कराते थे, जो नील की खेती कराई है उन्होंने, तो वो भी जो रहता था तो वो भी कच्चे ही कलर रहता था, कोई पक्का नहीं। वो तो कच्चा रहता था, 8-10 बार में भूल जाता, वो कच्चा रहता था। लेकिन उसके पहले कैसे इतना पहले पक्का कैसे आ गया? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो बाद में डेवलप हुई, पक्का कर रही थी। नहीं, नील की खेती से डिफरेंट है। नील की खेती से तो आपका खेती उपजाऊपन कम हो जाता है। नहीं, हमारे कहने को जैसे नील की खेती की जा रही थी, जो कलर था नीला कलर था, तो जो नीला कलर था वो पक्का नहीं हुआ करता था। तो उतने समय पहले कई हजार साल पहले कैसे मतलब वो टेक्नोलॉजी आई? ये टेक्नोलॉजी प्राकृतिक रिसोर्सेज थे, कहाँ से उन्होंने प्राप्त किया? हर इंडिया में आज भी कई ऐसी जगह हैं, जैसे उदाहरण बता रहा हूँ, आज भी इंडिया में कई ऐसी जगह हैं, कुछ जगहों पे आप नेचुरल रिसोर्सेज में आप जैसे कुछ गुफाएं ऐसी हैं, आप बाहर निकलोगे तो ऑक्सीजन मिलेगी आपको, कहीं मिलोगे नहीं मिलेगी। कुछ चीजें ऐसे पत्थर भी आज भी इंडिया में है जैसे ग्रेनाइट वगैरह, आज भी एज इट इज है, बहुत प्राचीन है और वो नेचुरल ब्लैक है, उनमें कोई कलर होगा नहीं। कुछ जगह ऐसा होगा
कि मानव ने उनको कलर कर दिया, पता नहीं कहाँ पे कौन से कलर खोज करके, जो हो सकता है कोई साइक्लोन हुआ या मतलब कोई चक्रवात आया, जब चक्रवात आता है तो बहुत सारी चीज लेकर आ जाता है, उसमें आपके मटेरियल मतलब मिनरल्स भी हो जाते हैं, कुछ कलर भी हो जाते हैं, मिट्टी, क्योंकि सबसे ज्यादा आपने देखा होगा चक्रवात जब आपके रण ऑफ कच्छ में या उड़ीसा तट में यहाँ पे जब आते हैं तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, और बहुत सारे कलर, तो उसमें कुछ कलर वगैरह भी आ जाते हैं, वो कलर जो ऐसे होते हैं जो साइंटिफिक से भी तगड़े होते हैं, मतलब आपका एक तरह से नेचुरल प्रोसेस होता है, कोई मिलावट की जरूरत नहीं होती है, मतलब उसमें कोई केमिकल की, जैसे आपने देखा होगा सर पहले के मकानों में जो पहले के मकान होते थे कच्चे होते थे, पहले ये सीमेंट का यूज नहीं होता था, पहले चूना पत्थर का यूज होता था, तो चूना पत्थर में कोई केमिकल थोड़ा यूज होता था, चूना को लेकर के कूट कूट करके और बालू को तोड़ तोड़ के उसको मिक्सअप करते थे, उसकी कंक्रीट बनाते थे, फिर उससे मकान बनाते थे। चूना भी एक तरीके से केमिकल ही है केमिकल, लेकिन वो केमिकल बना नहीं जाता था, वो नेचुरल विधि थी उनकी। जैसे आजकल अब बहुत सारे कलर बन रहे हैं और हम नेचुरल मतलब केमिकल का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। आप तो जैसे एक ले लो, आप बोटिंग डालने जाते हो, बोट डालने जाते हो, तो बोट में जो इंक लगती है वो भी क्या है, केमिकल से बना हुआ है कि नहीं है, जबकि है कलर, लेकिन वो तुरंत नहीं छूटेगा। आपने बोट डाला, कितने लोगों ने बोट डाला, तो वो एक ऐसी होती है सिर्फ इंडिया में एक ही जगह बनती है, वो एक ही लैब में बनती है, बाकी इंडिया में कहीं नहीं, मतलब कौन सी लैब में बनती है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये बनती है कर्नाटक लैब में, कर्नाटक में मात्र, मतलब ये चीज क्या है, ये केमिकल वाली, वो पहले क्या नेचुरल प्रोसेस था, नेचुरल प्राकृतिक संसाधन में कहीं ना कहीं उनको या कोई ऐसा खुदाई करने लगे उसमें ऐसे नेचुरल प्रोसेस से मिलता है, बाकी कोई केमिकल का तो इन्होंने यूज ही नहीं किया, क्योंकि पहले की संसाधन विधि जैविक थी, पूरी प्योर ऑर्गेनिक थी, केमिकल्स का कहीं कोई यूज नहीं बना, इसीलिए हम मूल कलर का यूज करते हैं, लाल हुआ